दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। यहाँ पर एक बड़ी खबर ऐसी है और बहुत चिंता वाली खबर ऐसी है जिसको सुनने के बाद पत्रकारिता के जगत में एक बहुत सदमा जिसे कहते हैं वो भी लगा है, चिंता भी हो रही है कि एक ज़माना जो कि अब ये बता रहा है वापस से छत्तीसगढ़ में किस तरह से वो तमाम तरह की चिंताएँ शुरू की जहाँ पर पत्रकार जो हैं, वो खुलकर अपनी पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए किसको दोषी माना जाएगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल बीजापुर में एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना को देखने के बाद जितने भी पत्रकार हैं और एक युवा पत्रकार की इस तरह से हत्या हुई है देखने के बाद तमाम पत्रकारों के माथे पर शिकन है कि ये क्या हुआ दरअसल, क्योंकि चिंता इस बात को लेकर के है कि 1 जनवरी से की शाम से लापता थे ये युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर और उनका शव एक सेप्टिक टैंक में मिला और मिली जानकारी के मुताबिक टैंक एक प्राइवेट प्लॉट में बना था जो किसी ठेकेदार का बताया जा रहा है। फिलहाल शव को टैंक से निकाल लिया गया और मुकेश की पहचान जब हुई तो उनके कपड़ों से हुई। घटना की जानकारी मिलते के साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ये तमाम तरह की चिंताएं यहाँ पर आ रही हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कैसे नक्सलाइट एरिया जो है छत्तीसगढ़ में है, किस तरह से तमाम तरह के जो पत्रकार हैं उनके लिए पहले भी ऐसे मुश्किलें आती रही हैं। आज भी अगर आप छत्तीसगढ़ जाएँ तो वहाँ पर आपको कई नेता और कई पत्रकारों की ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी, जिनकी सुरक्षा हमारे देश की सरकार जो है वो कर नहीं पाई। अब छत्तीसगढ़ में इस घटना ने दहला दिया है काफ़ी। हमारे साथ चर्चा के लिए राजेश बादल जी साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, ये अपने आप में इतना चिंता का विषय है। मुकेश की इस हत्या के बाद मतलब ये सवाल तो उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में रिपोर्टिंग कैसे हुई? ये अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। ये इनके बारे में आप करीब से जानते हैं, आप इनको जानते थे डायरेक्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आप ही अगर बताएँ और इस परिस्थिति के बारे में भी बताएँ, तो ये बहुत ज़रूरी होगा और बहुत लोगों तक आपका संदेश जाएगा। इतने लंबे अनुभव में आपने कई तरह की घटनाएँ देखी होंगी। इस घटना पर आपका क्या कहना है सर? देखिए विनीता जी, आग अगर जल रही हो तो उसकी आंच को दूर से देखने वाले तो बता सकते हैं कि इस आग में आंच इतनी है, तपिश इतनी है। लेकिन अगर कोई आग के बीच में जल रहा हो तो वो उसके लिए कहना मुश्किल होता है कि इस आग में गर्मी कितनी है। स्थानीय स्तर पर पत्रकार अक्सर ऐसी ही आग में जलते हैं। मैं आपको कह सकता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ करीब करीब 20-22 बरस तक मैंने उस इलाके में रिपोर्टिंग की है। वो इलाका मेरे अंडर में आता था। तो बस्तर भी गया हूँ, एक बार नहीं कई बार गया हूँ। और जिस इलाके में ये घटना हुई है, बीजापुर बीजापुर, दंतेवाड़ा, भानु प्रतापपुर, कांकेर, बस्तर, जगदलपुर, सब जगह मेरा घुमा हुआ है। मैं ये कह सकता हूं आपको कि ये जो मुकेश चंद्राकर है, ये नई पीढ़ी का एक ऐसा पत्रकार उभरा था कि जो सच का साहस के साथ सामना करता था और अपने सच को छोड़ता नहीं था। देखिए, महात्मा गांधी को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि महात्मा गांधी क्या करते थे, उन्होंने अपने सच को नहीं छोड़ा। वो अपने आप को पूर्णकालिक पत्रकार बताते थे और सत्याग्रह की जो बात करते थे, सत्य के साथ जो जिनका आग्रह था, वो यही कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि ईश्वर सत्य है, वो ये कहते थे सत्य ही ईश्वर है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि मुकेश चंद्राकर वहां पर एक ऐसे नए पीढ़ी के प्रतिनिधि पत्रकारों में से उभरा था जो सच के साथ लड़ चलता था, जो निर्भीकता से काम करता था, जो बेखौफ काम करता था, जो निष्पक्षता के साथ काम करता था। और ऐसी स्थितियों में जो मैं आपको बता दूं कि वहां पे उसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि जब कभी, चूंकि वो नक्सली इलाका है और गांव के लोग उसको गांव अक्सर नक्सली उठा ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, कभी कभी फिरौती मांगते हैं, कुछ और भी चीजें मांगते हैं। तो ये मुकेश के साथ में था कि उसकी आवाज में दम था, वजन था और नक्सली उन गांव वालों को छोड़ते थे। पुलिस के लिए भी बड़ी राहत की बात थी, इसलिए पुलिस भी अक्सर इसको मुकेश को पसंद करती थी। अब ये मामला, चूंकि वो एनडीटीवी का स्ट्रिंगर था और एक अपना लोकल यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन चलाता था, जिसमें एकदम लोकल था, बस्तर की खबरें होती थी, क्योंकि एनडीटीवी में तो बस्तर का रिप्रेजेंटेशन हो नहीं सकता पूरा उतना, इसलिए वो बस्तर जंक्शन चलाता था। और मैं आपको बता दूं कि जो बस्तर का एरिया है वो केरल राज्य से बड़ा है।
तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक राज्य का प्रदेश प्रतिनिधि था। तो बस्तर में वो उसने एक खबर वहां पे जो चलाई थी, वो खबर ये थी, दिखाई थी उसने कि एक सड़क थी जो 20-25 करोड़ में बननी थी और उसकी लागत सरकारी रिकॉर्ड में 125 या 130 करोड़ हो गई। तो जाहिर है जो सड़क 20-25 करोड़ में बन सकती है, 100 करोड़ रुपया ऊपर जाना था। मतलब ब्यूरोक्रेसी को, सियासत को, या जो भी लोग हैं इस चेन में, उनको जाना था। तो इनको जब उसने ये खबर दिखाई, तब जब ये सड़क बन गई, भुगतान हो गया और वो कुछ महीने में सड़क वापस जस की तस हो गई, उखड़ गई, तब उसने इस खबर को दिखाया। और इस खबर को दिखाने के बाद जो वहां का ये जिसने सड़क बनाई थी, ठेकेदार या बिल्डर माफिया जो भी आप कहें, सड़क माफिया जो था, उसने बातचीत के बहाने, क्योंकि जानते थे दोनों, बुलाया, अपने घर बुलाया। जो खबरें आ रही कि उसको लालच देने की कोशिश की गई, उसको प्रलोभन दिया गया रुपयों का या जो भी, उसने मना कर दिया। मना करने पर आपस में बहस हुई। बहस के बाद जो उस पर हमला हुआ, उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। और गला घोंटने के बाद चूंकि वो हाथापाई हो रही थी, तो उसके जो साथी थे वहां पे, जो कर्मचारी थे, वो कुल्हाड़ी लेके आए और उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सिर में वार किया। तो करीब करीब 2.5 इंच गहरा वार हुआ। इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद ये जो आरोपी है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, सुरेश चंद्राकर, जिसने सड़क बनाई है, वो और जो उसका भाई और एक दो जो कारिंदे थे वहां पे, उसको घसीटते हुए बाहर ले गए। जो एक पुराना सेप्टिक टैंक था उसमें डाल दिया और उसके बाद ऊपर से सीमेंट लगा करके, प्लास्टर बुला करके चुनाई करा दी, ताकि ये बात दब जाए अच्छी तरह से। अब हुआ ये कि लोकेशन जो थी, मोबाइल की लोकेशन कहाँ, 8:15 तक वो मुकेश भारद्वाज 8:10 तक संभवतः अपने घर पे था। उसके बाद उसकी लोकेशन सीसीटीवी में इस ठेकेदार के यहाँ मिलती है, इसके कर्मचारियों के साथ मिलती है और इसके बाद गायब हो जाता है। लेकिन मोबाइल की लोकेशन वही मंडराती रहती है, वहीं थी। पुलिस उस आधार पर जाती है और वहां पे चूंकि मोबाइल लोकेशन बता रहा था, तो वो उसको वह पुलिस चक्कर लगाती है चारों तरफ से, तो वो सेप्टिक टैंक में कुछ ताजा प्लास्टर दिखता है उसको, तो ये डाउट हुआ। जब वो ताजा प्लास्टर उखाड़ा गया, उसमें मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी के बाद फिर ये खुलासा होता है। तब मुकेश के भाई युकेश ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उस पर जो उसने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से उसको धमकाया जा रहा था, किस तरह से उसको ललचाया जा रहा था, किस तरह से उसको फुसलाया जा रहा था। लेकिन मुकेश ने अपनी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और नतीजा उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एक मोटी मोटी घटना है। इसके बाद वहां के पत्रकार धरने पर हैं और ये अच्छी बात है कि अपने साथी के साथ हुए इस अत्याचार पर और वो लोग धरने पर हैं, क्योंकि कल के रोज उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए वो साथ में हैं। हम सब लोग, हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि हम लोगों ने तो जिस दौर में पत्रकारिता शुरू की थी, उस समय 80, 75, 80 के आसपास तो खोजी पत्रकारिता बड़े परवान चढ़ी थी। रविवार जैसी मैगजीन उस समय हुआ करती थी, जिसमें लेटर टू एडिटर भी खबर छप जाए तो कलेक्टर का ट्रांसफर होता था। तो हमने वो दौर देखा है और एक रविवार ने कई मुख्यमंत्रियों की बलि ले ली थी, जो करप्शन के आरोप लगते थे उन पर। तो हमने ये देखा कि वो दौर लेकिन अब गुम हो गया था, क्योंकि आजकल जो पत्रकारिता हो रही है वो गोदी मीडिया की पत्रकारिता है। उसमें पैसा है, उसमें बाहुबल है, उसमें तमाम सारे स्वार्थ हैं। तो अब जब स्वार्थों की पत्रकारिता हो, तो ऐसे में मुकेश चंद्राकर को तो दम तोड़ना ही था। जी विनीता। और उसी के साथ सर, कि जैसा आपने कहा कि वो दूसरों की मदद भी करता था बहुत लोगों की, तो वो भी एक भाव दम तोड़ जाता है यहाँ पर। किस तरह से वो लोगों के लिए हेल्प किया करता था, अपने स्पेशल अपने मतलब क्योंकि वो पत्रकार था तो उसका इस्तेमाल कैसे किया करता था लोगों की मदद के लिए, वो भी मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा साझा करें, लोगों को पता चलेगा। देखिए, बस्तर एक ऐसा इलाका है विनीता, जहां आज भी आपको आदिवासी कल्चर, ट्राइबल कल्चर बहुत पुराने रूप में देखने को मिलता है। तमाम आधुनिक संसाधन वहां पहुंच गए हैं, टेलीविजन वहां पहुंच गया, इंटरनेट वहां पहुंच गया है, मोबाइल वहां पहुंच गया है। लेकिन इसके बाद भी जो उनकी संस्कृति है आदिवासियों की, वो नहीं बदली है। तो अब उन आदिवासियों को ये भी नहीं पता कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक उनको देता है। और जब उनको ये पता नहीं तो फिर वो अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। मुकेश चंद्राकर इस बात को जानते थे और वो ये जानते थे। यूं तो हम लोगों को भी कोई विशेष, आप जानती हैं कि पत्रकारों को कोई विशेष लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम अपने आप को कह लें, लेकिन संविधान में कोई अलग से छूट तो है नहीं। हम भी उसी अनुच्छेद 19(1) की छूट का ही लाभ उठाते हैं। तो जब हम अपनी इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ ये व्यवहार होता है। और मुकेश ये जानता था कि उन आदिवासियों को जिनको पता ही नहीं है, तो उनके साथ जब अत्याचार होता है तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता। और इसलिए वो अक्सर वहां की वो समाचार कथाएं निकाल के लाता था जिनमें उनकी अभिव्यक्ति या उनके स्वर सामने आते थे, सोसाइटी के सामने आते थे, टेलीविजन के स्क्रीन पर सामने आते थे। और यही मुकेश की खास बात थी। जी सर, यहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे हौसले तो कहीं ना कहीं सरकार के ही स्पेस देने की वजह से होते हैं, वरना कैसे इतना बड़ा मामला सामने निकल के आया सर? देखिए, मुख्यमंत्री और क्या कह सकते हैं, आप बताइए ना। कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई गृह मंत्री होगा, वो तो यही कहेगा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ये तो नहीं कह सकता कि मैं सुरेश चंद्राकर जो आरोपी है उसको, वो निर्दोष है या उसको समर्थन नहीं देंगे। और मैं आपको बताऊं, अपराधियों की दरअसल ना कोई जाति होती है, ना कोई अपराधियों की पार्टी होती है। आज जो लोग, आरोप तो ये भी लग रहा है कि वो एक कांग्रेसी था। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो इन दिनों राजनीति में जो धनबल और बाहुबल दाखिल हुआ है, उसमें अपराधी तत्वों का बोलबाला है। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कल के रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी तो वो वही अपराधी, और कांग्रेस की आएगी तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे, और कांग्रेस की सरकार अगर चली जाएगी तो फिर वापस बीजेपी में आ जाएंगे। वहां कोई तीसरा दल तो है नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये अपराधियों का कोई दल नहीं होता, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। अपराधियों का धर्म सिर्फ पैसा होता है और ताकत होती है। और वो छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री हो, कोई पार्टी की सरकार हो, उसकी उपेक्षा नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री कहते रहे, लेकिन मैं आज आपको कह सकता हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं कि ये आरोपी कभी नहीं इनको सजा मिलेगी। फांसी की तो क्या बात है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, आई विटनेस तो कोई है नहीं। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो बन रहे हैं उनको प्रमाणित तो करना होगा। क्या वो कारीगर जिसने वो प्लास्टर किया है 5,000 रुपया लेकर के, क्या वो उस ठेकेदार के खिलाफ गवाही देगा? कभी नहीं देगा। अगर 100 करोड़ उसने एक ठेके में, ऐसे बहुत सारे ठेके होंगे, 100 करोड़ में से उसने 10 लाख रुपए भी उसको दे दिए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर, है ना, कोई भाई अपने भाई के खिलाफ तो देगा नहीं गवाही। तो जब कोई गवाही नहीं देगा तो छूटना इनका तय है। मैं तो फिर ये सोचता हूं कि ऐसे में हमारी न्यायपालिका के लिए धर्म संकट है। देखिए, संविधान अनुच्छेद 19(a) की बात हम कर रहे हैं। इसी संविधान की रक्षा की शपथ मुख्यमंत्री लेते हैं, इसी संविधान की रक्षा की शपथ विधायक लेते हैं, इसी संविधान की रक्षा की शपथ हाई कोर्ट के और जिला न्यायालय के न्यायाधीश लेते हैं। तो उन सब की इस शपथ को यहाँ क्या होगा? एक सवाल ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि मान लीजिए इस मामले की जांच हो गई, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ऊंची कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा तो मामला गिर नहीं जाएगा, या वहां जो है परिवार कहां तक संघर्ष करेगा मुकेश का? सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष नहीं कर पाएगा। सरकास्टिक सिचुएशन होती है अदालतों में कि किसी के जीवन का दर्द और दूसरे के लिए मजाक बन जाता है। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। निर्भया के केस में हमने देखा था कितना वक्त लगा था, जो चीज खुलकर सामने थी उसके बावजूद भी, जिसमें पूरा देश खड़ा था, राष्ट्रपति भवन के दरवाजे हिला दिए थे। तो इस पत्रकार की लिए कितनी आवाज उठेगी और किस तरह से उठेगी, और कौन इसके लिए लड़ेगा, क्योंकि सिस्टम तो इस पर सोया होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर। क्योंकि इससे पहले भी कुछ इस तरह की हत्याएं हुई हैं पत्रकारों की रीजनल लेवल पर जाके, लेकिन कोई उनके लिए नहीं बोलता है। अजीब बात यह है कि जो बड़े पत्रकार जिनको सो कॉल्ड आज की तारीख में ब्रांड इमेज के साथ कहा जाता है, वो भी इस बारे में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करते और ना ही कभी इस पर आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, बड़े पत्रकार जो, अब मैं बहुत साफ कह सकता हूं कि सुविधा भोगी है। हम सत्य के साथ नहीं, सुविधा के साथ जाते हैं। उसी छत्तीसगढ़ में, उसी के इलाके के, मैं आपको करीब करीब
32 साल पुरानी घटना बताता हूँ। एक बहुत बड़े श्रमिक नेता थे, शंकर गुहा नियोगी। उनकी दुर्ग जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और मैं एक अखबार का उस समय 32 साल पहले समाचार संपादक था, बहुत प्रतिष्ठित अखबार था, नाम लेना उचित नहीं होगा। तो उसमें मैंने 6 कॉलम में खबर छापी कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या के पीछे कौन है। तो उसके बाद देखिए सारे जो पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, उसमें आ गए। और उसके बाद तमाम तर मुझे भी प्रलोभन आया, लालच आया, दबाव आया, धमकियां आई, सब कुछ आई, लेकिन मैं अपने सच पे अड़ा रहा। अफसोस की बात यह है कि जिस समाचार पत्र के लिए मैं काम करता था, उसके प्रबंधन ने उस उद्योगपतियों के सामने अखबार हथियार डाल दिए और मैंने वो नौकरी छोड़नी पड़ी। और इस समय इस मामले की देश भर में चर्चा हुई थी। दिल्ली में, महाराष्ट्र में मेरे समर्थन में पत्रकार आए थे। और भी आपको बताऊं कि वो दौर था, हमने देखा, मैं रविवार के साथ काम करता था और रविवार में खोजी पत्रकारिता का आलम ये था कि 6 मुख्यमंत्रियों की बलि रविवार नाम की मैगजीन ने ली थी। 1980 में एक बलात्कार कांड हुआ था। उस बलात्कार के बाद उसकी जो है मजिस्ट्रेटी जांच हुई और उस जांच में पाया गया कि जिला प्रशासन की गलती थी। तो हम लोग जो उस समय पत्रकारिता किए हुए 4-5 साल हुए थे, तो उस समय हम लोगों ने एक उस जांच रिपोर्ट की, कॉन्फिडेंशियल जांच रिपोर्ट जो थी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को गलत बताया गया था, वो हमने प्रकाशित की थी। और उसका दंड ये मिला कि हमको आए दिन धमकियां मिलने में लगी, हमको जान से मारने की धमकियां मिली। और वो इलाका दरअसल बहुत डाकू प्रभावित इलाका था, तो हम लोगों को अपने प्राइवेट गनर रखने पड़े अपनी सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए। और हम 20 पत्रकार भोपाल की सड़कों पर आए, कई दिन भटकते रहे, कोई बड़ा पत्रकार नहीं बोला, कोई बड़ा पत्रकार नहीं बोला, एक्सेप्ट वन आंचलिक पत्रकार संघ के अलावा कोई दूसरा नहीं आया। हम लोग विधानसभा में धरना देके बैठे और वहां 4 घंटे बहस के बाद ये हिंदुस्तान का विनीता पहला और आखिरी मामला है जिसकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई। और जुडिशियल इंक्वायरी में हम लोग जीते और उस कलेक्टर को दोषी पाया गया, जिला प्रशासन को दोषी पाया गया। ये उसके बाद आज तक किसी मामले की जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि उसमें उस समय भी ये माहौल था कि सीनियर जर्नलिस्ट साथ नहीं आते थे, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट से और तमाम तर जो पर्दे के पीछे की सुविधाएं होती हैं वो मिलती थी। लेकिन ये होता था कि सच के साथ कुछ लोग तो जरूर खड़े होते थे। हम लोग 20 लोग जो थे पत्रकार, हमारे साथ पूरा शहर खड़ा था, हमारे साथ पूरे शहर बंद रहा था। और ऐसा कि उस दिन आपको पान और सिगरेट से लेकर सब्जी तक नहीं मिली। हमारे समर्थन में व्यापारी थे, हमारे समर्थन में वकील थे, हमारे समर्थन में डॉक्टर थे, हमारे समर्थन में कॉलेज प्रोफेसर्स थे। इतना बड़ा मामला था। तो उसमें फिर हम लोग जो है जीते और हम लोग आगे आए। प्रेस काउंसिल उसने उसमें जांच की थी, उसमें जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने जांच की थी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपना जांच दल भेजा था, तमाम तरह से देश कर के लोग आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने ये देखा है कि अब मुकेश चंद्राकर के लिए लड़ने वाले कौन होंगे, उनको ताकत कहां से मिलेगी। हम लोग तो पागल थे अपने स्तर पर, और हम जैसे 20 पागलों का झुंड था। लेकिन क्या वहां बस्तर में 20 पागल ऐसे पत्रकार हमारे साथी, जिनको मैं सलाम करना चाहता हूं, निकल के आएंगे? अगर वो निकल के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम सारे देश के पत्रकारों को उनका साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल सर, और निकल के आना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं निकल के आएंगे तो अगला नंबर उनमें से किसी का भी हो सकता है। और सबको ही उनका साथ इसलिए देना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि बर्दाश्त, जीरो टॉलरेंस की पोजीशन है ये। जब इस तरह से किसी पत्रकार की हत्या हो रही है इतनी भयावह तरीके से, और उसे, जैसे आपने बताई पूरी बात, उसे दबा के और उसके सच को खत्म करने की कोशिश की गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। देखना ये होगा कि इस पर सरकार क्या करती है, क्योंकि जो ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वहां पे पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है। इतनी बुरी परिस्थिति के साथ उसकी जान जा रही है, इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।